नोकिया, ये नाम सुनते ही शायद आप अपने पुराने फ़ोन को याद करती होंगे। वे मज़बूत नोकिया TT-3010 जिसकी बैटरी कभी ख़त्म ही नहीं होती थी और हज़ारों बार गिरने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन क्या हुआ उस कंपनी का जिसने एक वक्त फ़ोन की दुनिया पर राज किए थी? सबको लगता है कि नोकिया का ज़माना ख़त्म हो चुकी है। ख़ास तौर 2008 के बाद जब आईफ़ोन और एंड्रॉयड जैसे स्मार्टफ़ोन्स ने दुनिया को अपनी बस में लेना शुरू की। पर क्या नोकिया की कहानी सच में खत्म हो चुकी है? नहीं दोस्तों, नोकिया ने चुपचाप एक ऐसा कदम उठाया था, जिसने उसे फिर से टेलीकॉम की दुनिया में लाकर खड़ा कर दी है। जी हाँ, जो लोग इस ब्रांड को भुला चुके थे, वो अब फिर से नोकिया का नाम सुन रहे हैं। और इसका कारण है नोकिया का 5G टेक्नोलॉजी में शानदार वापसी, नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट्स और एक नए लीडरशिप के साथ नोकिया ने साबित कर दी है कि वो अभी भी इंडस्ट्री का एक शक्तिशाली खिलाड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर कैसे? एक ऐसी कंपनी जो लगभग बर्बाद हो चुकी थी, उसने इतना बड़ा कमबैक कैसे की? इस वीडियो में मैं बताऊंगी नोकिया की इसी अद्भुत वापसी की कहानी। तो यह कहानी थोड़ी सी मजेदार होने वाली है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। क्या आप सोच सकते हैं कि आज की टेलीकॉम कंपनी नोकिया कभी कागज और रबर के जूते बनाती थी? हाँ, सुनने में अजीब लगती है, लेकिन नोकिया का सफर यहीं से शुरू हुई थी। 90s के दशक में नोकिया ने एक बोल्ड कदम उठाते हुए टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री ली थी और वहीं से इसकी असली उड़ान शुरू हुई थी। अब जरा ये सोचिए कि 1996 में नोकिया का रेवेन्यू 8.7 बिलियन डॉलर्स थी और फिर मोबाइल की दुनिया में इसने ऐसा दबदबा बनाया कि 2008 तक ये आंकड़ा 74 बिलियन डॉलर्स को पार कर गई। नोकिया के फोन्स ने दुनिया को वो ड्यूरेबिलिटी और भरोसा दी जो शायद ही किसी और कंपनी ने दिए। हर कोई इसकी बिल्ड डिजाइन और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी का फैन थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती गई, वैसे वैसे लोगों की पसंद भी बदलने लगी। अब लोग मजबूत फोन से ज्यादा स्टाइलिश डिजाइन्स और एडवांस फीचर्स वाले स्मार्टफोन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। और यहीं पे नोकिया के सामने असली चुनौतियां खड़ी हुईं। जो मजबूती कभी इसकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, वहीं अब इसके लिए बोझ बन चुकी थी। नोकिया का वो दौर जब वो मोबाइल इंडस्ट्री का राजा था, अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। खास तौर से 9 जनवरी 2007 का वो दिन मोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि इसी दिन स्टीव जॉब्स ने दुनिया के सामने अपना पहला आईफोन लॉन्च किए। ये सिर्फ एक नया फोन नहीं बल्कि मोबाइल टेक्नोलॉजी में एक नए रिवॉल्यूशन थी, क्योंकि आईफोन ने स्लीक डिजाइन, टच स्क्रीन और सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस को इंट्रोड्यूस किया, जो उस समय के सभी फोन से बिल्कुल ही अलग थी। लोग इस नए डिवाइस को देखकर हैरान हो चुके थे। आईफोन ने ट्रेडिशनल मोबाइल फोन्स की परिभाषा को ही बदल दिया था, लेकिन दूसरी तरफ नोकिया, जो उस वक्त मोबाइल इंडस्ट्री का किंग हुआ करता था, उसने इस नए प्लेयर को सीरियसली लिया ही नहीं लिया। उन्हें लगा कि आईफोन की ट्रेडिशनल प्रैक्टिकल नहीं लगी। नोकिया अभी अपनी इसी गलतफहमी में था कि इसी बीच आईफोन ने धीरे धीरे मार्केट में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। यूजर्स को टच स्क्रीन का नया एक्सपीरियंस काफी ज्यादा पसंद आया और इस तरह के स्मार्टफोन की डिमांड बढ़ने लगी। इतना कुछ होने के बाद भी नोकिया ने इसे एक टेम्परेरी ट्रेंड समझकर इग्नोर कर दिए, जबकि असल में ये कोई ट्रेंड नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो गई। लगभग एक साल बाद नोकिया को अपनी गलती का एहसास हुई और इसे समझ में आया कि यही अब मोबाइल मार्केट का फ्यूचर है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। आईफोन ने मार्केट पर अपना कब्जा जमा लिए थी और बाकी कॉम्पिटिटर्स भी स्मार्टफोन बनाने लग चुके थे। फिर 2008 में एचटीसी और गूगल ने मिलकर दुनिया का पहला एंड्रॉयड बेस्ट स्मार्टफोन T-Mobile G1 लॉन्च किया, जो आईफोन का सीधा सीधा कॉम्पिटिटर थे। लेकिन अब सवाल था कि नोकिया इस बदलते दौर में कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि नोकिया के लिए चुनौती अब सिर्फ आईफोन के साथ नहीं थी, बल्कि एंड्रॉयड के साथ आने वाले नए नए प्लेयर्स के साथ भी थी। इन टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स ने एक पूरी मोबाइल मार्केट को ही बदल दी और अब नोकिया को इस बदलाव के साथ अडाप्ट करना जरूरी थी। ऐसे में इस टफ कंपटीशन के बीच आखिरकार नोकिया ने जवाब देने का फैसला किए और साल 2009 में N97 नाम से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया,
जिसे उन्होंने आईफोन किलर के रूप में प्रमोट किया। N97 में टच स्क्रीन के साथ साथ स्लाइड आउट कीबोर्ड भी थे, जो उस वक्त एक यूनिक फीचर माने जा रही थी। नोकिया को इस फोन से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन लोगों की पसंद कुछ और ही थी। जहां आईफोन ने अपने यूजर्स को एक स्मूथ एक्सपीरियंस देने पर फोकस किया था, वही N97 यूजर्स को कुछ खास नहीं लगा और फेल हो गई। वैसे तो N97 में बहुत सारी कमियां थीं, लेकिन इसके फेल होने का सबसे मेन रीजन था इसका ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन। नोकिया अगर चाहता तो वो बदलते ट्रेंड को देखकर अपनी स्मार्टफोन्स के लिए एंड्रॉयड को चुन सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये सिम्बियन ओएस नोकिया के पुराने फोन्स में यूज होता था और 2009 के स्मार्टफोन्स के सामने ये पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुकी थी। कंपनी ने सोचा था कि उनका ये स्मार्टफोन आईफोन को टक्कर देखा, लेकिन नोकिया की जबरदस्त ब्रांडिंग और टॉप क्वालिटी के बावजूद N97 बुरी तरह से फेल हो गई और इसकी वजह से कंपनी को पहली बार ये एहसास हुआ कि टेक्नोलॉजी की इस नई दौर में वो काफी पीछे छूट चुके हैं। और इसी तरह नोकिया ने लूमिया 8000 और लूमिया 710 को भी लॉन्च किया, लेकिन यह सब भी फेल हुए। फिर लूमिया 8000 और लूमिया 710 के बाद नोकिया ने और भी कई विंडोज फोन लॉन्च किए, लेकिन उनमें से कोई भी मार्केट के अंदर कोई खास कमाल नहीं किए। स्टीफन, जो कि नोकिया के सीईओ थे, एक वक्त ऐसा था जब नोकिया पूरी दुनिया के 50% से ज्यादा मोबाइल मार्केट को कवर करता था, लेकिन 2013 तक आते आते ये घटकर सिर्फ 3% पर आ गई। यानी नोकिया ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर आ चुकी थी। नोकिया के सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ गई थीं कि उन्होंने अपना सबसे कीमती चीजें, मोबाइल डिवाइसेस और सर्विसेज को बेचने का मन बना लिए। और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने 2013 में नोकिया के इस डिवीजन को $7.2 बिलियन में खरीद लिए। स्टीफन इलॉप, जो अभी तक नोकिया के सीईओ थे, अब माइक्रोसॉफ्ट के इस नए ग्रुप के प्रेसिडेंट बन गए। और इस एक्विजिशन के साथ नोकिया के कई इंपॉर्टेंट लीडर्स भी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आ गए। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने लूमिया सीरीज के अलग-अलग स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया, लेकिन हकीकत में ये एक्विजिशन एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुई। और करीब 1 साल कोशिश करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट अपने इस मोबाइल बिजनेस को शट डाउन करने का फैसला करता है। और अब इतने सालों के बाद जाकर फाइनली नोकिया को आंख लाती है, जिसके बाद इन्होंने एंड्रॉयड फोन्स बनाना शुरू किया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। मार्केट के दूसरे प्लेयर्स अब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मामले में नोकिया से बहुत ही आगे निकल चुके थे और एंड्रॉयड स्पेस में चाइनीज कंपनियों ने अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश कर ली थी। नोकिया ने कई सालों तक कोशिश की, लेकिन वो कभी भी इन नए प्लेयर्स के साथ कम्पिटीट ही नहीं कर पाई। धीरे धीरे इसका मार्केट शेयर गिरती गई और नई स्मार्टफोन्स की दुनिया में लोग नोकिया को भूल गए। जो कंपनी एक समय पर मोबाइल फोन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम हुआ करती थी, वो अब मार्केट से पूरी तरह गायब हो चुकी थी और लोगों ने भी मान लिया कि नोकिया अब खत्म हो चुका है। लेकिन क्या ये नोकिया की कहानी का एंड था? बिल्कुल नहीं। अब सुरी होती है नोकिया के 5G की कहानी। इस कंपनी के पास अभी भी एक ऐसा डिसीजन था जो उम्मीद की किरण साबित हो सकता, और इस डिसीजन का नाम था NSN, यानी नोकिया सॉल्यूशंस और नेटवर्क्स, जो टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा था। दरअसल 2014 में जब स्टीफन एलग नोकिया को बर्बाद करने में लगे हुए थे, तब कंपनी ने एक मजबूत स्टेप उठाते हुए राजे सुरी को नया सीईओ बना दी। सुरी इस कंपनी के लिए कोई नए ऑफिशियल नहीं थे। इनफैक्ट उन्होंने नोकिया को 1990 में ज्वाइन किया था और 2009 से ये एनसेन डिवीजन के सीईओ तौर पर काम कर रहे थे। वो सुरी ही थे कि उन्होंने कंपनी डिवीजन को प्रॉफिटेबल बनाया था। ऐसे में उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए सुरी को सौंप दिया गया। सुरी का विजन बहुत ही क्लियर था। वो जानते थे कि स्मार्टफोन्स के फील्ड में नोकिया के लिए वापसी बहुत ही मुश्किल होने वाली है। इसलिए उन्होंने नेटवर्क सॉल्यूशंस और 5G टेक्नोलॉजी पर फोकस करने का फायदा उठाना होगा। इसी विजन के साथ नोकिया ने अपने रिसोर्सेज का एक बड़ा हिस्सा 5G नेटवर्क के रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर दिया। अपने इसी इन्वेस्टमेंट की बदौलत 2018 में नोकिया ने अपने सबसे बड़ी ब्रेकथ्रू टेक्नोलॉजी पेश की, जो थी रीफ शार्क चिपसेट इन चिप को
5G नेटवर्क इक्विपमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल वर्ड में बताऊं तो ये चिप बेस स्टेशन और एंटेनाज में लगाई जाती हैं जो 5G सिग्नल्स को ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं। रीफ शार्क चिप का काम है डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस करना और नेटवर्क की कैपेसिटी को बढ़ाना, ताकि एक साथ जब ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस को बेहतर कनेक्टिविटी और तेजी स्पीड मिल सके। रीफ शार्क की बैंडविड्थ 84 गीगाबिट पर सेकंड तक पहुंच सकती थी, जो दूसरी 5G चिप्स की तुलना में 3 गुना तेज थी। सिर्फ यही नहीं, यह चिपसेट 50% छोटी और पावर कंजप्शन को 64% तक कम कर रही थी। इन्हीं खूबियों के चलते टेलीकॉम कंपनीज ने नोकिया के इस टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर अपनाना शुरू कर दिया। रीफ शार्क चिपसेट ने नोकिया ने दुनिया के कुछ सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जैसे AT&T, वोडाफोन और जापान की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी NTT डोकोमो के साथ पार्टनरशिप की। इसे सिंपल वर्ड में ऐसे समझ सकते हैं कि नोकिया अपनी 5G टेक्नोलॉजी बेचता है और बड़ी-बड़ी कंपनी इसे अपने नेटवर्क्स में इस्तेमाल करती है। साल 2020 तक नोकिया 100 से भी ज्यादा टेलीकॉम कंपनी के साथ डील कर चुका था और 2024 तक आते-आते ये नंबर 300 से भी ऊपर पहुंच गई है। आज नोकिया चीन को छोड़कर बाकी ग्लोबल 5G मार्केट के 29% यानी 30% हिस्से पर कब्जा कर चुकी है। इसका मतलब है कि दुनिया के हर 100 में से 29 नेटवर्क्स नोकिया के टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। इन डील्स के जरिए नोकिया ने अरबों रुपए कमाए और खुद को फिर से एक शक्तिशाली फोन कंपनी बना ली है। फाइनली हम कह सकते हैं 5G के पीछे पूरा नोकिया का हाथ है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।